नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11 मार्च के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे बर्निंग न्यूज, 4 स्टेट्स में बीजेपी जीत गई है। आप जीती है पंजाब में। आपको इस न्यूज के बारे में पता है? इसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। उससे ज्यादा दूसरी न्यूज़ हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो डोवल साहब ने भी रीजनल लीडर्स के साथ मीटिंग की है और उसमें सिक्योरिटाइजेशन की बात कर रहे हैं इंडियन ओशन के अंदर। इसको देखेंगे। अमेजन रेन फॉरेस्ट टिपिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है। टिपिंग पॉइंट मतलब देखिए, कोई भी इकोसिस्टम होता है वो अपने आप को सस्टेनेबिलिटी मेंटेन कर लेता है, लेकिन जब एक इकोसिस्टम की खुद की सस्टेनेबिलिटी खतरे में आने लगे, उसका खुद का मेंटेनेंस खतरे में आने लगे, तो बोला जाता है कि वो टिपिंग पॉइंट के पास पहुंच रहा है। तो कल की डेट में जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, जिनको दुनिया का लंग्स कहा जाता है, वो दुनिया भर के ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। हो सकता है कि कल की डेट में वो कार्बन सिंक होने की बजाय कार्बन सोर्स हो जाए। मतलब जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड खींच रहे हैं एटमॉस्फेयर से, हो सकता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एमिट करने लगे। इस रिस्पेक्ट में क्या इकोलॉजिकल और साइंटिफिक बेसिस है, इसको देखूंगा। फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने केयर इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इसको यहां पे देखेंगे। इंडिया रशिया के कोल को एक बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहा है और आगे आने वाले समय में और इंपोर्ट कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और रशिया वेस्टर्न सैंक्शंस के अगेंस्ट अब रिस्पांस दे रहा है। किस प्रकार से रशिया रिस्पांस दे रहा है, इसको भी हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। वर्ड ऑफ द डे क्या है? स्टालवर्ट। स्टालवर्ट का मतलब क्या होता है? ऑलवेज लॉयल टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन। एक ही संस्था, टीम आदि का पक्का वफादार या समर्थक। मतलब किसी एक चीज का बिल्कुल ही समर्थक होना। जैसे स्टॉलवर्ट ऑफ बीजेपी, मतलब बीजेपी पार्टी का बिल्कुल ही आंख बंद सपोर्टर है, मतलब कुछ भी नहीं सुनेगा उसके खिलाफ। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेंटेंस में यूजेज क्या है? द स्टालवर्ट डॉग रिफ्यूज टू लीव हिज ओनर्स ग्रेव। मतलब ओनर उसका खत्म हो गया, लेकिन डॉग तब भी उसकी ग्रेव के पास खड़ा है कि अभी उठेगा, मेरे को लेके चलेगा। मतलब बिल्कुल ही वफादार। फिर नेक्स्ट, when the king was accompanied by stalwart bodyguards he felt safe walking amongst people। stalwart bodyguards मतलब कि कुछ ऐसे बॉडीगार्ड्स जो कि किंग की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देंगे। तो ऐसे बॉडीगार्ड्स के साथ हो गए किंग सेफ फील कर रहा है। तो पहली न्यूज देते हैं, बीजेपी रिटेन्स 4 स्टेट्स। आप स्कोर्स लैंडस्लाइड में। जब आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अब तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के भी हेल्प करें। जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। इसके शेयर करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, यूट्यूब वीडियोस को और रिकमेंड करता है। इसलिए मैं आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूं। चलिए, बीजेपी रिटेन पावर इन 4 ऑफ द 5 स्टेट्स दैट वेंट टू पोल्स। तो भैया आम आदमी पार्टी जीत चुकी है पंजाब के अंदर, कांग्रेस यहां पे हार चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2/3 सीट्स बीजेपी ने जीती हैं। नो डाउट पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार समाजवादी पार्टी ने थोड़ी ज्यादा सीटें जीत ली हैं, लेकिन अगर आप वोट शेयर की बात करोगे तो पिछले बार से ज्यादा वोट शेयर बीजेपी का रहा है इस बार। 2017 के असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी ने 39.67% वोट शेयर जीता था। इस बार 41.8% वोट शेयर है बीजेपी का। हाँ, सीटें थोड़ी कम हो गई हैं। 2017 के इलेक्शंस में बीजेपी के पास 3/4 सीटें थी उत्तर प्रदेश के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इस बार 2/3 सीटें। ठीक है, उत्तराखंड भी बीजेपी जीत गई है। मणिपुर और गोवा में बीजेपी ने इतनी सीटें जीत ली हैं कि वो आराम से सरकार बना सकते हैं। आपने बंपर जीत हासिल की है पंजाब के अंदर। पंजाब की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 117 सीट, इसमें से 92 जीती हैं आपने। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस है ये आम आदमी पार्टी के लिए। ओवरऑल पंजाब में जितने भी वोट पड़े थे, 42% वोट यहां पे आपको मिले हैं। ठीक है भाई, 3 होपफुल सीएम्स बाइट द डस्ट। देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी जीती। अब उत्तराखंड के जो अभी के सीएम है पुष्कर सिंह धामी साहब, यही सीएम कंटिन्यू करते, बट प्रॉब्लम यह है कि पुष्कर सिंह धामी साहब अपनी एमएलए की सीट हार गए। अब चूंकि ये एमएलए नहीं है, तो 6 महीने के अंदर अंदर अगर किसी और तौर तरीके से एमएलए बन जाते हैं, और तौर तरीका क्या है? तो भाई स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से नॉमिनेट हो जाओ। क्या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उत्तराखंड के अंदर? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। और कौन कौन से स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो पुष्कर सिंह धामी साहब अभी के लिए यहां पे सीएम बनेंगे, नहीं बनेंगे पता नहीं। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार जरूर बनेगी, ये पता है। फिर जो आपके नॉमिनी थे सीएम कैंडिडेट्स के, हरीश रावत साहब यहां पे हार गए हैं। ओके, मतलब कांग्रेस के हरीश रावत और आपके अजय कोठियाल, ये भी यहां पे इलेक्शन हार गए। खैर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पंजाब की पॉलिटिक्स में 4 टावरिंग फिगर्स, जिनको बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है पंजाब की पॉलिटिक्स में, वो एमएलए की सीट तक नहीं जीत पाए। सीएम चरणजीत सिंह चानी एमएलए नहीं बन पाए इस बार। ठीक है ना, शिरोमणि अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल, ठीक है ना, वो यहाँ पे सीएम नहीं बन पाए। एक्स सीएम अमरिंदर सिंह साहब, जो कि भी थोड़े दिन पहले तक सीएम थे, उनको हटा दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनका बवाल चल रहा था, ये तक एमएलए नहीं बन पाए। और कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू इन पंजाब, ये तक
एमएलए नहीं बन पाए, मतलब ये एमएलए ही नहीं बन पा रहे हैं, सरकार तो दूर की बात हो गई इनकी। ओके, बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, यूपी के अंदर एक समय पे बहुजन समाजवादी पार्टी और मायावती एक बहुत टावरिंग फिगर थी यूपी की पॉलिटिक्स में। 2007 में तो उन्होंने अपनी सरकार भी बनाई थी। इस बार इनका वोट शेयर बिल्कुल ही गिर गया। 2017 में 22% वोट मिले थे मायावती को, और इस साल 2022 में केवल 12.8% वोट मिले हैं। तो ये आपके सामने रिजल्ट्स का एक ग्लांस है, और ये रिजल्ट्स का ग्लांस ऑब्वियस सी बात है हर न्यूज चैनल पे दिख रहा है, तो अलग से बताने का कोई मतलब है नहीं। जीएस पेपर 2 इलेक्शंस में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है एनएसए कॉल्स फॉर रीजनल रिस्पांस टू मैरीटाइम चैलेंजेस। तो भाई डोवाल साहब जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इन्होंने क्लोज कोऑपरेशन की बात की। किसके साथ? इंडिया के जो मैरीटाइम नेबर्स हैं। मैरीटाइम नेबर्स कौन है? तो भैया इंडिया श्रीलंका हो गया। तो श्रीलंका के साथ हमारा लैंड बॉर्डर भले ना लगे, लेकिन समुद्र के साथ हम बाउंड्री जरूर बना लेते हैं। तो भाई जिन जिन कंट्रीज के साथ हमारा लैंड बॉर्डर लग रहा है, या फिर कह लीजिए मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स, मैरीटाइम आप कह लीजिए बगल में ही है, मैरीटाइम डोमेन में बिल्कुल नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो उनके साथ यहां पे क्लोज कोऑपरेशन की बात हो रही है। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है ना, ये अपनी मेंबरशिप और स्कोप को एक्सपेंड कर रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं इंडिया भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का 5वां एनएसए लेवल का टॉक चल रहा था, और ये मालदीव्स में हो रहा था, जिसमें डोवल साहब भी थे। और डोवल साहब ने यहां पे क्या स्टेटमेंट दिया? आवर नेशनल सिक्योरिटी इज डीपली intertwined with our collective security aspirations in this region. Our geographical proximity allows us to be the first responder for each other in crisis situation. फिर क्या बोल रहा है? We have worked well together in tackling narcotics, trafficking, organized crimes and mitigating threats posed by maritime accident. मतलब चूंकि हम लोग समुद्र के डोमेन में एक दूसरे के आसपास हैं, तो अगर किसी एक के ऊपर मुसीबत आती है तो दूसरा तुरंत मदद करने के लिए आ जाएगा। और इस कॉपरेशन के थ्रू हम नारकोटिक्स, ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में मदद करेंगे, और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पे मदद करेंगे। जैसे श्रीलंका के कुछ व्हीकल्स में आग लग गई थी, तो इंडिया की शिप्स ने पहुंच के वहां पे जो क्रूज था उसको रेस्क्यू किया था। पिछले साल ही देखो तो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स ने एक ट्राइलेटरल इनिशिएटिव को रिवाइव किया है ऑन इंडियन ओशन मैरीटाइम सिक्योरिटी। इंटेलिजेंस को शेयर करना, 4 पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन को पे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, जिसमें मैरीन सिक्योरिटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी आता है। मॉरिशस भी अब इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बन गया। कौन से कॉन्क्लेव की बात हो रही? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो मैरीटाइम नेबर्स होने के नाते एक दूसरे के साथ इंगेज करना, कोऑपरेट करना, ट्रेनिंग के थ्रू कैपेसिटी इनहेंस करना, इक्विपमेंट सप्लाई करना, कोस्टल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को अपग्रेड करना, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना, वगैरह वगैरह बातें यहां पे करी गई हैं। और जब ये कोलंबो सिक्योरिटी इनक्लेव चल रही थी, तो बांग्लादेश और सेचेल से भी डेलीगेशंस आए थे एज एन ऑब्जर्वर। ठीक है भाई, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है अमेजन रेन फॉरेस्ट क्लोज टू टिपिंग पॉइंट। तो भैया नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में एक रिपोर्ट छपी, एक स्टडी छपी, और उसमें यह बोला गया है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट अपनी सस्टेनेबिलिटी धीरे धीरे खो रहे हैं। पिछले 30 साल का सैटेलाइट डाटा और स्टैटिस्टिकल टूल उठा के देखा जाए तो 75% अमेजन रेन फॉरेस्ट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि अब अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आ जाता है जो कि अमेजन रेन फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाता है, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर आना या ड्रॉट आना, सूखा पड़ जाना, तो ऐसे समय पे अमेजन रेन फॉरेस्ट अपने आप को सस्टेनेबली प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। हजारों सालों से ये अमेजन रेन फॉरेस्ट यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन अब चूंकि एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स बहुत ज्यादा हैं। कैसे एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स? तो भैया लकड़ियां काट के ले जाते हैं लोग, काट काट के जंगल जगह बना के ओवरऑल वहां पे माइनिंग की जा रही है, सड़कें बनाई जा रही है, खुदाई हो रही है। इन सब चीजों के चलते अमेजन रेन फॉरेस्ट अपनी सस्टेनेबिलिटी खो रहे हैं, और कल की डेट में अमेजन रेन फॉरेस्ट ड्राई सवाना लाइक इकोसिस्टम में भी बदल सकते हैं। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा डेंजरस लग रहा है, बट ऐसा हो सकता है। अमेजन रेन फॉरेस्ट की जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी है, ये कार्बन सिंक है। क्लाइमेट चेंज को अरेस्ट करने में अमेजन रेन फॉरेस्ट का एक मेजर रोल है। इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड ये खींचते हैं और ऑक्सीजन एमिट करते हैं। 30% वर्ल्ड की स्पेशीज अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। 40,000 प्लांट स्पेशीज, 16,000 ट्री स्पेशीज, 1300 बर्ड्स की स्पेशीज और 430 मैमल्स की स्पेशीज यहाँ पे पाई जाती हैं। लेकिन अब एग्रीकल्चर के चलते, रोड, माइनिंग, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, टिम्बर एक्सट्रैक्शन के चलते अमेजन रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और इनको अगर सही समय पे नहीं रोका गया तो इस पर्टिकुलर नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल की रिपोर्ट के हिसाब से, और कुछ ऑब्जर्वेशंस आईपीसीसी ने भी दिए थे, इंटर गवर्नमेंटल प्लानिट ऑन क्लाइमेट चेंज में, इनके हिसाब से आगे आने वाले समय में अमेजन रेन फॉरेस्ट रिक्यूपरेट नहीं कर पाएंगे और खराब हो जाएंगे। तो डिफॉरेस्टेशन को कम करना और कार्बन एमिशंस को लिमिट करना यहाँ पे इमरजेंसी बेसिस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेट्स सी इंटरनेशनल कम्युनिटी अमेजन रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती है।
लेकिन ऑब्वियस ही बात है, अगर हमें अपने अर्थ प्लेनेट की हेल्थ को बचाना है तो अमेजन की हेल्थ पे हमें स्पेसिफिकली ध्यान देना पड़ेगा। अमेजन रेन फॉरेस्ट 8 कंट्रीज में फैले हुए हैं। कौन कौन सी 8 कंट्रीज है? तो यहाँ पे आपको वेनेजुला नजर आ रहा है, फिर हो गया आपका कोलंबिया, इधर आ जाइए तो इक्वाडोर में भी वेनेजुला रेन फॉरेस्ट है, इक्वाडोर इधर सॉरी, नीचे ये पेरू में रेन फॉरेस्ट है। एक बहुत बड़ा इलाका अमेजन रेन फॉरेस्ट का कहाँ पे है? ब्राजील के अंदर है। तो कितनी कंट्रीज देखिए, 1 2 3 4 5, 5 कंट्रीज हो गई। इसके अलावा अगर आप देखो तो फ्रेंच गुयाना, ये जो फ्रेंच गुयाना नाम की टेरिटरी है फ्रांस की है, तो फ्रांस में भी आते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट। फिर सूरीनाम नाम की यहाँ पे कंट्री, इसमें भी आते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट। गुयाना नाम की कंट्री, इसमें भी आते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो 8 कंट्रीज। और नीचे कुछ हद तक बोलीविया में भी फैले हुए हैं ये अमेजन रेन फॉरेस्ट। और इन हर कंट्रीज में कहीं ना कहीं रेन फॉरेस्ट के अंदर कोई ना कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि इन रेन फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, और इस नुकसान को रोकना बहुत जरूरी है। अमेजन रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में न्यूज काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है, इंडियाज रशियन कोल इंपोर्ट्स कुड बी हाईएस्ट इन ओवर 2 ईयर्स। भैया रशिया से जो कोल इंपोर्ट कर रहा है इंडिया, ये पिछले 2 सालों में आप कह सकते हो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इंडियन बायर्स बहुत हद तक कोल खरीद रहे हैं रशिया से, और आगे आने वाले समय में और खरीद सकते हैं। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि चूंकि रशिया इंटरनेशनल कम्युनिटी से कट ऑफ हो गया है, तो इस समय पे रशिया के पास 2 मेजर बायर्स बचे हैं, एक चाइना, एक इंडिया। इंडिया को भी इस बीच में एक बहुत अच्छी डील मिल सकती है रशिया की तरफ से, तो मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया और चाइना दोनों ही रशिया से कोल खरीदेंगे। लगभग 1.06 मिलियन टन्स ऑफ कोकिंग कोल, जो कि स्टील मेकिंग में यूज होता है, थर्मल कोल जिसको कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी ये यूज होता है, ये कहीं ना कहीं रशिया से इंडियन पोर्ट में पहुंचाया गया है सिंस जनवरी 2020। मतलब इस साल मार्च 2022 तक 1.06 मिलियन टन्स कोकिंग कोल इंडिया के अंदर पहुंचा है फ्रॉम रशिया। ये नंबर और बड़ा हो सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये है फरवरी के सेकेंड हाफ में ज्यादा कोल रशियन पोर्ट्स पे लोड नहीं हो पाया, क्योंकि ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया 24 फरवरी को। नहीं तो इस समय पे इंडियन पोर्ट्स पे और बहुत सारा रशियन कोल पहुंचने वाला होता। वैसे तो देखा जाए तो रशिया इंडिया का 6th लार्जेस्ट सप्लायर है कोकिंग और थर्मल कोल का। हम बहुत सारा कोकिंग और थर्मल कोल इंपोर्ट करते हैं, रशिया 6ठा लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। लेकिन आगे आने वाले समय में चूंकि हमें ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसेस मिल सकते हैं रशिया से, रशिया के पास चॉइसेस है नहीं ज्यादा चाइना इंडिया के अलावा, तो हो सकता है कि रशिया वन ऑफ द टॉप कोल इंपोर्टर बन जाए, कोल प्रोवाइडर बन जाए इंडिया को। एक प्रॉब्लम यहां पे बीच में आ सकती है, स्विफ्ट बैन लग गया है रशिया के कुछ बैंक्स के ऊपर। अब इस स्विफ्ट के मैकेनिज्म के थ्रू ही पैसों का आदान प्रदान होता था। अगर हम रशिया से कोल मंगा रहे हैं तो हम जो रशिया को पेमेंट करेंगे वो बैंकों के थ्रू होगी पेमेंट, ऑब्वियस ही बात है, और बैंक कनेक्टेड है स्विफ्ट कोड्स के थ्रू। अब चूंकि ये स्विफ्ट कोड वाला मैकेनिज्म के अंदर रशिया को बैन कर दिया गया है, तो इंडिया रशिया को बायलेटरली बैठ के सोचना पड़ेगा कि भाई पैसों का आदान प्रदान यहां पे कैसे होगा। स्विफ्ट की बात की जाए क्या होता है, तो ये सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एक मेंबर ओन्ड कोऑपरेटिव है जो कि सेफ और सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स को। ये अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को इलेक्ट्रॉनिक या कार्ड पेमेंट लेने के लिए, उस केस में जब एक बैंक और दूसरी बैंक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ना, और मोस्ट प्रॉब्ली इंटरनेशनल। देखिए जब आप इंडिया के अंदर हो आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इंडिया से बाहर कहीं किसी को पैसा भेजना है तो स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ी, क्योंकि इंडिया के अंदर की बैंक और किसी फॉरेन कंट्री की बैंक, इन सबका अपना स्विफ्ट कोड और स्विफ्ट कोड के थ्रू कनेक्टिविटी होती है। और रशियन बैंक्स के इन्हीं स्विफ्ट कोड्स को कैंसिल कर दिया गया है, इसीलिए रशिया को पैसा बेच पाना या रशिया से पैसा मंगा पाना, दोनों ही चीजें मुश्किल हो गई हैं। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर केयर एट वर्क नाम की एक रिपोर्ट रिलीज की है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। रिपोर्ट का टाइटल है केयर एट वर्क, इन्वेस्टिंग इन केयर लीव एंड सर्विसेज फॉर अ मोर जेंडर इक्वल वर्ल्ड ऑफ वर्क। ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च 2022 को रिपोर्ट रिलीज हुई है। इसमें मैटरनिटी प्रोडक्शन की बात की गई है। ये रिपोर्ट ये बोलती है कि दुनिया में 650 मिलियन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, मतलब 65 करोड़ वुमेन जो कि रिप्रोडक्टिव एज की है। रिप्रोडक्टिव एज मतलब बच्चे पैदा कर सकती हैं, वो यंग हैं, तो इनको किसी भी प्रकार की मैटरनिटी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। कैसी मैटरनिटी प्रोटेक्शन की बात हो रही है, तो एक मैटरनिटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन साइन किया गया था 2000 में। इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस रखे गए थे उन वुमेन्स के लिए जो कि प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, उनको प्रोटेक्शन के लिए। तो मैटरनिटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन 2000 के अंदर एक ऐसा प्रोविजन था
जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाएगी मिनिमम ऑफ 14 वीक्स ऑफ पेड मैटरनिटी लीव ऑन एटलीस्ट 2/3 ऑफ देयर प्रीवियस सैलरी। मतलब कि मैटरनिटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन 2000 के हिसाब से जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको कम से कम 14 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव दीजिए, और जो फुल्ली वर्किंग सैलरी उसके 2/3 रेट पे तो कम से कम, ये कन्वेंशन बोलता है। लेकिन ऐसा लगभग 65 करोड़ लोगों को नहीं मिलता पूरी दुनिया में। 185 कंट्रीज को सर्वे किया गया यहाँ पे आईएलओ द्वारा, और 85 कंट्रीज यहाँ पे मैटरनिटी लीव प्रोविजन के प्रोविजंस को नहीं मानते हैं। और अभी के पेस ऑफ रिफॉर्म्स के हिसाब से 46 ईयर्स लगभग और लग जाएंगे सारी वुमेन को मैटरनिटी राइट्स देने के लिए। मैटरनिटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन 2000 फॉलो नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया में 65 करोड़ ऐसी वुमेन हैं रिप्रोडक्टिव एज को जिनको किसी भी प्रकार का मैटरनिटी प्रोटेक्शन, जैसा कि बताया गया है, मैटरनिटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन 2000 में नहीं मिल रहा है। फिर बात की जाए जेंडर लीव गैप, दुनिया भर में लगभग 1.2 बिलियन मेन है, 120 करोड़ मेन है जो कि प्राइम रिप्रोडक्टिव एज के हैं, लेकिन इनको भी किसी प्रकार की पैटर्निटी लीव नहीं दी जाती है। ठीक है ना। तो ऑब्वियस ही बात, अब ये पैटर्निटी मैटरनिटी लीव क्यों इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट इसलिए चूंकि देखिए, अगर लीव मिलेगी तो ये माँ बाप अपने काम से थोड़ी छुट्टी लेके अपने बच्चों वगैरह का ध्यान रख सकते हैं। वो वर्कर्स जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में माइग्रेंट्स हैं, अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, या फिर एलजीबीटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, इनको भी किसी प्रकार की कोई मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है। अगर दोनों पेरेंट्स को मैटरनिटी लीव मिले तो ये अपने वर्क को बैलेंस कर पाएं, चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर पाएं, और कहीं ना कहीं बच्चों के फेवर में काम होगा यहाँ पे। ओके, फिर क्या बताया गया है कि केवल 40 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि प्रेग्नेंट और नर्सिंग वुमेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं डेंजरस वर्क के अगेंस्ट आईएलओ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। 53 कंट्रीज में देयर इज अ राइट टू गेट पेड टाइम ऑफ फॉर प्रीनेटल मेडिकल एग्जाम, प्रेगनेंसी के समय पे आपको छुट्टी मिलेगी कि आप जाके अपना प्रीनेटल, मतलब प्रेगनेंसी के समय पे जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो आप जाके करवा पाओ। तो केवल 53 कंट्रीज में राइट है, बाकी कंट्रीज में राइट ही नहीं है। तो एक जेंडर इक्वल वर्ल्ड को बनाने के लिए कहीं ना कहीं मैटरनिटी प्रोविजंस कमजोर पड़ रहे हैं अलग अलग कंट्रीज को, उनको स्ट्रांग करने की जरूरत है, ये यहां पे बताया जा रहा है, जिस पेपर 2 में आपको चीज काम आएगी। फिर रशिया ने हिट बैक किया है सैंक्शंस के ऊपर। रशिया ने बोला है कि जिन कंट्रीज ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं हम उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। अब किस तरीके से रशिया सैंक्शन लगाएगा? रशिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग तो है नहीं, ना ही इतना इंडस्ट्रियलाइज है। तो रशिया ने बोला जितने भी टेलीकॉम, मेडिकल, व्हीकल, एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे थे रशिया से वेस्टर्न कंट्रीज में, वो हम बंद कर देंगे, खासकर उन कंट्रीज की तरफ जिन्होंने अनफ्रेंडली एक्शंस किए हैं। फिर यहां पे वो ऑयल बिलियनियर्स जिनकी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत बनती थी, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए। तो यहां पे जो रशियन प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन, इन्होंने पता है क्या बोला? इन्होंने पता है कि जिन फॉरेन कंपनीज ने आके रशिया के अंदर अपने बिजनेसेस चलाए हैं और अब वो अपना इन्वेस्टमेंट वापस खींच रहे हैं, अपने बिजनेसेस वापस खींच रहे हैं, उनके एसेट्स को हम नेशनलाइज कर देंगे, उनके एसेट्स के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। ये बहुत बड़ी बात बोल दी मॉस्को ने। बहुत सारे यूएस, यूरोपियन कंट्रीज ने जाके रशिया के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो वहां पे अपने एसेट्स बना रखे हैं, लोगों को हायर कर रखा है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है रशियन इकोनॉमी में। हालांकि वो रशिया का पैसा नहीं है, वो फॉरेन कंपनीज का पैसा है, लेकिन अब ये फॉरेन कंपनीज प्रॉपर ऑपरेशंस नहीं कर पा रही, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज रशिया मार्केट से बाहर निकल रही हैं। तो इस बीच में रशिया की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि अगर तुम बीच से बाहर निकली, तुमने अपना इन्वेस्टमेंट हटाया, तो हम तुम्हारी इंडस्ट्री को कर देंगे, कंपनी को कर देंगे नेशनलाइज, तुम्हारी कंपनी तुम्हारी नहीं रहेगी, पूरा कब्जा हम कर लेंगे। तो इस प्रकार से रशिया ने एक धमकी दी है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में धमकी आपको काम आ सकती है। वैसे तो देखिए रशिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। हाँ, रशिया के इस एक्शन से कई वेस्ट और यूरोपियन कंट्रीज को भारी नुकसान हो सकता है, बट इस समय पे जियोपॉलिटिकल गेम ऐसा चल रहा है कि कॉर्पोरेट्स के नुकसान और फायदे को नहीं देख रही सरकारें। तो ये थी आज की न्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर को शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।